इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपका मीडियम चाहे कोई सा भी हो, दोनों माध्यमों के लिए ये उपयोगी हैं और आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ डेरिवेशन लिखे हुए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम वाला स्क्रीनशॉट ले लें, और इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़ते हो तो इंग्लिश मीडियम वाला स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से बाद में आप कॉपी में उतार लेना अपनी लैंग्वेज में। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा आपने, ले लिया होगा, ले लिया होगा। ठीक है, चलो तो अब अपन इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आपके नोट्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। ठीक है, आपके नोट्स की प्रॉब्लम ख़त्म। टिप लिया ना आपको, इसको टिप लिया है ना आपने इसको, इसलिए अभी ये डेरिवेशन आपको एग्ज़ाम में अगर आ जाता है और लिखना है तो लिखना कैसे है ये आपको पता चल चुका है और आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, आप बहुत समझदार हो, इसलिए ये मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। अब देखो, ए बी एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है या विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है भाई, इसकी लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ इसकी 2a है, और इसका एक सेंटर है, ये भी a है और ये भी a है। a पर एक -q चार्ज रखा हुआ है और b पर क्या रखा हुआ है, +q चार्ज रखा हुआ है। तो अब सबसे पहले आप ये ध्यान लगाओ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, मतलब ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन किसकी है, किसकी है, इस डाइपोल की। बात क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ लें अपन कि अपने पास में एक इसके केंद्र O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ठीक है, ओ P पॉइंट है यहाँ पे, और इस पॉइंट पर अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। किसके कारण ज्ञात करना है, तो इस डाइपोल के कारण। ठीक है, चलो, और ये जो लाइन है OP, ये इस डाइपोल से कितना एंगल बना रही है, इसके एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये थीटा कौन है। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन सबसे पहले ये देखें कि डाइपोल मोमेंट P कितना होता है, तो आपको पता है, याद होगा। कोई भी एक आवेश Q ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड चाहिए, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, तो ये आपका क्या हो गया 2aq। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो अपन P की वैल्यू क्या लिख देंगे, 2aq लिख देंगे, या फिर 2aq जहाँ पे भी आएगा तो जुगाड़ करके हम इसको P लिख देंगे। ये बात अपने को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, इस P पॉइंट पर कुल विभव ज्ञात करना है, टोटल पोटेंशियल अगर इस P पर अपने को ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे। देखो, दो चार्ज की वजह से है ना यहाँ पे पोटेंशियल, कितने चार्ज की वजह से, दो आवेशों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है, विद्युत विभव है। तो हम इसके द्वारा भी यहाँ पर विभव ज्ञात करेंगे, इसके द्वारा भी यहाँ पे विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, -q की वजह से पोटेंशियल और +q की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे अपन ज्ञात करेंगे। तो चलिए देख लो, तो पोटेंशियल ज्ञात करने का फॉर्मूला देखो, एक ये भी पॉइंट चार्ज है और ये भी एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, V = KQ डिस्टेंस। K की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0। ठीक है, इनटू क्या लिखते हैं यहाँ पे, जिस आवेश की वजह से निकाल रहे हैं, यानी कि जो चार्ज है वो, अपॉन नीचे क्या लिखते हैं अपन, डिस्टेंस लिखते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। कई KQ/R, लेकिन यहाँ पर ये वाला R नहीं है। ठीक है, इस आवेश की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, तो इस आवेश का मान आपको चाहिएगा, पता है मान, तो वैल्यू कितनी है इसकी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, मतलब AP डिस्टेंस चाहिए आपको। ठीक है, इसी तरीके से BP डिस्टेंस भी आपको चाहिएगी। तो ये आप थोड़ा सा समझ लेना इसको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, -q के कारण विभव कितना है,
माइनस क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो वो लिख देता हूँ मैं V माइनस क्यू, लिख दिया। अपनी मर्जी से आप चाहो तो V1 लिख देना इसको। ये कितना होगा, तो 1/4πε0 दिख रहा है यहाँ, 1/4πε0 जिसको मैंने K लिख दिया है। आवेश कितना है भाई, माइनस क्यू है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, AP है। समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो V प्लस क्यू लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा K, ठीक है, 1/4πε0 है ये। तो Q क्या होता है, चार्ज कितना है, प्लस क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, तो BP डिस्टेंस दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है। अब देखो कि P पर कुल विभव कितना होगा, P पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, ये मैं लिख दूं यहाँ पे। टोटल पोटेंशियल आपको लिखा हुआ मिल ही गया है वैसे। टोटल पोटेंशियल जो होगा वो V = V प्लस क्यू और प्लस V माइनस क्यू, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है ये। देखो तो V क्या हो जाएगा, KQ/BP प्लस K माइनस Q/AP, मतलब ये V प्लस क्यू और ये क्या है, प्लस लगा दिया ये, और ये V माइनस क्यू यहाँ पर रख दिया। अब देखो इस माइनस का जुगाड़ हम यहाँ कर दें, इस माइनस को यहाँ लिख दूँ मैं। ठीक है, तो क्या हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये आ जाएगा। KQ कॉमन लेने पर क्या आएगा बच्चों, KQ कॉमन लेने पर यहाँ पे 1/BP माइनस 1/AP आएगा। अरे बाप रे, समस्या बड़ी गंभीर हो गई है भाई। BP और AP का मान हमें ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा सोच के देखो, इधर क्या सोचोगे, ये आपका क्या है AP और ये क्या है BP। ये डिस्टेंस AP है और ये डिस्टेंस क्या है BP है, तो ये आपको पता दिख रहा होगा ये तो। लेकिन अपने को तो ये पता है, R पता है, स्मॉल r पता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का तो जुगाड़ करना पड़ेगा अपने को। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। समझ में आ गई होगी। इसलिए अपन BP और AP का मान ज्ञात करने के लिए, BP और AP की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी अपने को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। क्या कर रहा हूँ देखो, इसको पीछे बढ़ा दो, बढ़ा दो। OP पर A से एक परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पर, और ये मान लेते हैं, ये नाम क्या दिया, इसको L नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से B से भी यहाँ पर OP पर परपेंडिकुलर डाल दो, लंब डाल दो एक, तो इसका नाम क्या दिया है मैंने, M दिया है। ठीक है, क्या दिया है, M। बड़ी आसानी से मैं समझाता जा रहा हूँ इसको, कोई टेंशन वाली इसमें बात है नहीं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक क्या हो रहा है। ठीक है, चलो तो अब देखो, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि R की वैल्यू जो है ना, ये A से बहुत बड़ी है। इसका क्या मतलब है भैया, ये जो ये द्विध्रुव है ना, ये बहुत छोटा है, ये द्विध्रुव बहुत छोटा है। और हम जो ये निकाल रहे हैं, ये R जो है, ये R बहुत बड़ा है। किससे, इस O से यहाँ तक P की जो डिस्टेंस है ना, ये दिख रही, ये डिस्टेंस जो है ये इस 2A से बहुत बड़ी है, ये मान के चल रहे हैं अपन। समझ में आ गई होगी। इसलिए अब ऐसा अगर है तो आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ये मैंने जैसे ये बना दिया, और ये जैसे कि ये आपका क्या हो गया, ये A होता है, ये B होता है, समझ लो इसको आराम से। और ये R होता है यहाँ पे, ये P पॉइंट यहाँ होता, तो ये O होता पॉइंट। अब देखो AP ये होती, BP ये होती, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाता है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाला जाता है। समझ में आ रही है बात, क्या बोल क्या रहा हूँ मैं, ये समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। तो देखो यहाँ पर ये तो पॉइंट कौन सा हो गया L, और ये कौन सा हो गया M। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये P पॉइंट है। ठीक है, ये P पॉइंट है। AP की लंबाई जो है वो लगभग PL के बराबर दिख रही है, क्योंकि ये बहुत छोटा है। ये आप यहाँ पे ज़रूर बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटा है। ये कौन छोटा है, ये बहुत छोटा है, AB बहुत छोटा है। तो देखो AP जो है वो PL के लगभग बराबर, अप्रोक्सीमेट अपन देखें, अप्रोक्सीमेशन करके देखें तो AP जो है वो PL के लगभग बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा, AP
लगभग किसके बराबर है, PL के। इसी तरीके से अगर देखें PB या BP जो है, कौन, BP जो दिख रहा है ये BP जो है वो MP के लगभग बराबर दिख रहा है या PM के लगभग बराबर दिख रहा है आपको यहाँ पे, यानी कि BP जो है वो PM के लगभग बराबर है। ये बात अपने को क्लियर है। अब PL और PM की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा आप आ जाइए यहाँ पर, ये मिटा दूं मैं, समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो अब AP को मैंने क्या मान लिया है, PL मान लिया है, ठीक है। PL की वैल्यू किसके बराबर है, P से L तक की डिस्टेंस दो भागों में बट रही होगी यहाँ पे देखो, एक तो O से लगा करके, ये P से लगा करके O तक, ठीक है, OP तो है ही, प्लस OL, मतलब क्या लिख दूं मैं, OP प्लस OL लिख सकता हूँ। इसी तरीके से समझो PM जो दिख रहा है, देखो BP को मैंने क्या लिखा है, PM लिखा है, ये बात भी आपको क्लियर है। अब PM की वैल्यू किसके बराबर है, PM P से M तक की, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ यहाँ पर। P से M तक की जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, देखो OP में से अगर मैं ये क्या घटा दूँ, ये चीज़ घटा दूँ, अरे भैया OP में से OM घटा देंगे, OP में से OM घटा देंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अरे भाई इस पूरे में से ये घटा दूँ ये बचेगा, तो मतलब ये हो गया कि OP में से क्या घटा दूँ मैं, OM घटा देता हूँ। बात क्लियर है। तो आपके किसकी वैल्यू आ गई, PM की वैल्यू आ गई, ये भी बहुत आसान है। लेकिन अब देखो OP की वैल्यू तो क्या है, R है, OP की वैल्यू क्या है, R है, स्मॉल r दे रखा है आपको, तो थीटा भी आपको दे रखा है। लेकिन OL की वैल्यू क्या है यहाँ पे और ये OM की वैल्यू क्या है, उस पर आ जाते हैं, टूट पड़ो इस पे। तो देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा, ये वाला। अब मैं इसकी नाश करने वाला हूँ, सत्यानाश। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, ये देखो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लंब है ना ये, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। थीटा के सामने वाला होता है लंब, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर अपने को ये वैल्यू चाहिए, तो ये क्या चीज़ है, आधार है कि नहीं है, ये क्या है, आधार है। आधार का मतलब क्या होता है, बेस है। समझ में आ रहा है, मतलब क्या हुआ, देखो आधार बटा ये ज्ञात है ना आपको, ये ज्ञात है, तो आधार बटा क्या बकवास कर रहे हो आप लोग हैं? अरे OL आधार बटा कर्ण किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता ही नहीं होता है भाई। ये थीटा, ये लंब क्यों है, ये आधार क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया, ये बेस क्यों है, और ये परपेंडिकुलर क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया है क्यों है। तो OL की वैल्यू जो है वो OA इंटू कोस थीटा होगी कि नहीं होगी, और OA की वैल्यू कितनी है, देखो पूरी 2A थी तो ये कितनी A, यानी कि A कोस थीटा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, AP की वैल्यू कितनी आई है, देखो इसको दो भागों में बांट दें यहीं पे। AP की वैल्यू कितनी आई है, तो AP की वैल्यू जो आई है वो OP की वैल्यू तो R प्लस OL की वैल्यू कितनी है, A कोस थीटा। बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं इस पर, ये भी तो फाइंड करना है ना अपने को OM। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, तो ये BO क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। थीटा के सामने होता है लंब या परपेंडिकुलर। ठीक है, और बाकी का बच्चा कौन, ये, तो ये यहाँ पर क्या है, आधार है। क्या है ये, आधार है। आधार का मतलब समझते होंगे क्या होता है, बेस है। तो वही बात हो गई, देखो ये ज्ञात करना है ना, तो देखो OM क्या है, आधार यानी कि बेस अपॉन ये निकाल रहे हैं,
ये रख देते हैं ओ बी। ओ एम बटा ओ बी किसके बराबर हो गया, कोस थीटा के बराबर हो गया। ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी कोस थीटा हो जाएगा। ओ बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी ओ बी ओ बी ए कोस थीटा। मतलब ये हो गया कि आपने बी पी की वैल्यू लिख डाली है। बी पी की वैल्यू कितनी आई है, पी एम के बराबर है। पी एम किसके बराबर है, ओ पी माइनस, तो ओ पी माइनस ओ एम। तो ओ पी की वैल्यू तो आर माइनस लगा दिया, ओ एम की वैल्यू कितनी है, ए कोस थीटा। तो इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये मिटा दूंगा, पॉज करके देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, ये क्यों आया था। अब सारा मामला सेट हो गया है। अब मैं देखो आगे बढ़ा रहा हूं इसको। ठीक है, ये भी मैं मिटा रहा हूं। अब इसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, v बराबर क्या होगा, के क्यू। ठीक है, 1 अपॉन बी पी। बी पी की वैल्यू कितनी है, बी पी की वैल्यू कितनी है, आर माइनस ए कोस थीटा। फिर माइनस लगा दिया, ये 1 अपॉन ए पी की वैल्यू कितनी निकाली है, ये आर प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एलसीएम ले सकते हो क्या, छोटी क्लासों में अगर आपने नकल करके पास नहीं हुए होंगे आप, तो आप एलसीएम ले सकते हो। ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, यानी कि आर माइनस ए कोस थीटा, आर प्लस ए कोस थीटा, दोनों ही एलसीएम में आ गए हैं। तो ऊपर क्या आएगा, देखो इसका भाग यहाँ लगाएंगे, ये तो उड़ गया, यही बचेगा। इसका गुणा करेंगे एक से, यानी कि आर प्लस ए कोस थीटा यहाँ पे आया। ठीक है, और फिर माइनस लगा देंगे ये वाला, और इसका यहाँ पे लिख दो आप। करना आता होगा आपको, आर माइनस ए कोस थीटा। बात क्लियर है कि नहीं आई समझ में। अब ध्यान लगाओ यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे मैं सारा पाप काटने वाला हूँ, यहीं पे सारा जुगाड़ करने वाला है, क्योंकि शाही क्यों बिगाड़े, मार्केट वार्केट में कौन जाए। इस माइनस का मैं अंदर गुणा कर दूँ। ठीक है, आर तो माइनस का हो गया और ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, ये आर आर कट गए, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कट गए। तो आगे क्या आया, v बराबर के क्यू। ठीक है, के क्यू, ए कोस थीटा और ए कोस थीटा, मतलब क्या हो गया, 2a कोस थीटा। कितना आ गया ऊपर, 2a कोस थीटा, 2a कोस थीटा ऊपर तो ये आ गया। नीचे क्या आया, देखो r माइनस ए कोस थीटा, आर प्लस ए कोस थीटा। भाई a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे। तो क्या हुआ, इसका भी स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर, वही लिखेंगे नहीं लिखेंगे, आर का भी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब वापस याद करो, हमने ये जो जुगाड़ किया था ना, ये ए पी और बी पी का मान निकाला था, ए पी और बी पी की वैल्यू निकाली थी हमने। तो क्या किया था हमने ये माना था कि चूंकि आर जो है वो इससे बहुत बड़ा है। ठीक है, मतलब आर की ए की कोई औकात नहीं है आर के सामने। इसका मतलब ये हो गया कि आर स्क्वायर के सामने तो ए की बिल्कुल भी औकात नहीं होगी। समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, जैसे देखो जैसे मैं मान लूँ आर की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू है 1। पता चल रहा है आर एक ए से जो है वो बहुत बड़ा है, दिख रहा है बड़ा। अब देखो आर स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 100। ए स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो आपको दिख रहा होगा भाई आर की वैल्यू अगर ए से बड़ी हो तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो और भी बड़ी होगी, नहीं होगी ए स्क्वायर से। समझ में आ रही होगी। इस वजह से इसके रेस्पेक्ट में इसको खा सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई औकात नहीं इसकी। तू दूर हट। ठीक है, तो इसको दूर हटा देते हैं। इसको अगर दूर हटा देते हैं तो के क्यू बचा है और 2a कोस थीटा बचा है, और नीचे क्या बचा है, देखो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर। तो अब आगे बढ़ो 2a दिख रहा है यहाँ पे,
क्यू दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो मैं लिख देता हूँ इसको, के तो लिख दिया है, और इस 2AQ को मैं एक साथ लिख दूँ, कोस थीटा को लिख ही दूँ मैं यहाँ पे, बटा आर स्क्वायर हो ही गया है। आप मुझे बता दो, नहीं 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 मुझे बता ही दो, अरे बता ही दो के, ठीक है, ये 2AQ किसके बराबर है? 2AQ किसके बराबर है? P के बराबर। तो मतलब P क्या हो गया? कोस थीटा बटा क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, कौन सा? KP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, KP कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं मिटा दूँ इसको, पूरे को मिटा दूँ, ठीक है, पूरे को मिटा देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं उसके, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश भी की है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी थोड़ी बातें और कर लेते हैं। आपको पता होगा बच्चों की अक्ष पर क्या होता है? अक्ष पर, अक्ष का मतलब कौन क्या होता है? एक्सिस, ऑन एक्सिस, यानी कि V अक्ष क्या होता है? देखो अक्ष पर क्या होता है तो आपको पता होगा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। क्यों है 0 डिग्री? क्योंकि देखो ये पॉइंट अगर यहाँ अक्ष पर होता, दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ होता, यहाँ ये मेरी उंगली है ना यहाँ पे, तो देखो ये पॉइंट, ये ओपी कैसी लाइन होती है? ऐसी होती कि नहीं होती? अरे ऐसी लाइन होती कि नहीं होती? ओपी ऐसी लाइन होती। और अब आपको दिख रहा होगा अक्ष भी यही है, एक्सिस भी यही है, और ओपी भी यही है, इधर ही है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है कि नहीं है? इसलिए थीटा 0 है तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और V एक्सिस अगर निकालना चाहे अपन, भाई कुछ नहीं करना है, एक्सिस के लिए क्या होता है? थीटा 0 होता है, तो थीटा को 0 डिग्री रख दो आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा KP कोस 0 डिग्री बटा आर स्क्वायर, मतलब KP बटा आर स्क्वायर। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी तरीके से निरक्ष की बात करते हैं। निरक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों? तो इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल क्या होती है? तो आपको पता है ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इक्वेटोरियल होता है। कौन सा? ये वाला जो लाइन है ना, ये प्लेन जो है ना, ये ऐसा, ये इक्वेटोरियल होता है। तो देखो अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो ओपी क्या होती? ऐसी होती, ओपी तो ऐसे होती, और अक्ष ऐसे होती, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती? 90 डिग्री होती कि नहीं होती? देखो बहुत बड़ा पाप कट गया इसका, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती। इक्वेटोरियल की बात करते हैं बच्चों, तो इक्वेटोरियल पर क्या होता है? अक्ष, निरक्ष पर क्या होता है? निरक्ष पर होता है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इसलिए V निरक्ष या फिर V इक्वेटोरियल लिख दो। क्या होगा? KP कोस 90 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, और कोस 90 ने सबको बर्बाद कर दिया, तो 0 आ गया। मतलब ये हो गया कि निरक्ष पर बच्चों क्या होता है? निरक्ष पर क्या होता है? तो निरक्ष पर जो होता है वो पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अक्ष पर कितना होता है? KP बाई आर स्क्वायर। निरक्ष पर कितना होता है? 0, ठीक है। तो ये अलग अलग आपसे अक्ष और निरक्ष के बारे में भी पूछ लिया जाए तो भी आपकी मर्जी है वो कैसे करना है, लेकिन मैंने ये समझाने का मेरा फ़र्ज़ था तो मैंने उसको समझा दिया है अच्छे तरीके से। एक बात आपको समझ में आ गई। इसी तरीके अच्छा एक बात बता दो, V जी की वैल्यू जो आई थी वो KP कोस थीटा बटा क्या आई थी? आर स्क्वायर आई थी। और अगर अब ये तो V पॉइंट चार्ज की, देखो बिंदु आवेश जो था ना, पॉइंट चार्ज, उसकी वजह से कितनी आई थी? बिंदु आवेश के कारण KQ बाई आर होता है। तो देखो V द्विध्रुव बटा V पॉइंट चार्ज, अगर इसका दोनों का अपन रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा KP कोस थीटा बटा आर स्क्वायर और बट्टे में क्या आएगा? KQ बटा आर, ठीक है। वैसे भी इसको अपन P की वैल्यू जो है 2A लिख सकते हैं, तो देखो 2A,
ठीक है, क्यू के, ठीक है, ये के पी, ठीक है, के पी कोस थीटा और बटा में आर स्क्वायर। तो कोई समस्या वाली बात है नहीं इसमें। अब देखो ये क्या होएगा, 2AQ के बट और यहाँ पे क्या है कोस थीटा है ही, बटे में क्या है आर स्क्वायर है ही, इंटू इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा आर बटा के क्यू, के से के मर गए, क्यू से क्यू ख़त्म, आर स्क्वायर ख़त्म यहाँ पे, तो 2A बचा ऊपर, क्या बचा और कोस थीटा, 2A कोस थीटा बटा आर। मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आया है, 2A कोस थीटा बटा आर आया है। तो यह आपको समझना चाहिए। इसी तरीके से अगर बच्चों एक और चीज़ देखी जाए तो v यहाँ पर v जो है वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। लेकिन पॉइंट चार्ज की बात करें अपन तो v पॉइंट चार्ज की बात कर लेते हैं तो पॉइंट चार्ज में 1/r के समानुपाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे अपन इसको दूर ले जाते जाते, पॉइंट को दूर ले जाते जाते, तो इसमें बहुत तेज़ी से घटेगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है, इसके कंपेरिजन में यहाँ पर तेज़ी से घटेगा, कमी जो आएगी, डिक्रीमेंट जो आएगा वो बहुत फास्ट होने वाला है यहाँ पे। तो अब देखो एक बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या विद्युत क्षेत्र नॉन ज़ीरो है, ठीक है, E अगर ज़ीरो नहीं है और V जो वहाँ पर है ज़ीरो है, ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा बिंदु संभव है? क्या ऐसा बिंदु संभव है कि नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो हो? बताओ संभव है भाई? देखो आप बताओ कि निरक्ष की बात करते तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना निरक्ष पर, ठीक है, निरक्ष पर ई निरक्ष या फिर ई इक्वेटोरियल, वो कितना आया था KP बटा आर क्यूब, ठीक है, KP बटा आर क्यूब। और यहाँ पर V कितना आया है, V निरक्ष कितना आया है, तो वो आया है ज़ीरो। तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ज़ीरो के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना होने पर भी क्या होता है, पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है। ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो मज़ा आ गया होगा आपको, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। तो इसके लिए धन्यवाद। मैंने पंखा बंद कर रखा था तो मेरी बैंड बज गई है, देखो, ठीक है।